हेलो एवरीवन, देखो यार उम्मीद सीरीज आपका लॉन्च हो चुका है। उम्मीद सीरीज लॉन्च हो चुका है और स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, टेलीग्राम वगैरह पे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि है ना कि उम्मीद सीरीज से सिलेक्शन हो सकता है क्या। लिटरली बता दो भैया, क्या सिलेक्शन अभी भी पॉसिबल है? तो यार मैं इस सीरीज का इंतजार करने वाला था। जैसे उम्मीद आई मैं लेक्चर वीडियो लेके आओ। देखो यार, वीडियो बनाने से, मेरे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, या किसी भैया दीदी की वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। देखते आए हो साल भर, तभी उम्मीद सीरीज पे लफड़े में पड़ चुके हो। मैं ऐसा नहीं बोला कि उम्मीद सीरीज सिलेक्शन नहीं होगा भाई। उम्मीद सीरीज से ऐसी सीरीज है यार जो इंडिया की लार्जेस्ट सीरीज है, ये इंडिया की सबसे बड़ी सीरीज होने वाली है ये। सच में इससे बहुत सारे स्टूडेंट के सिलेक्शन हो गए। और ऐसे स्टूडेंट, ऐसे सबसे इसमें कौन से स्टूडेंट की जरूरत है? ऐसे स्टूडेंट जो किसी अदर रीजन की वजह से बीमार थे, कुछ भी थे, डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो भी था, क्या उम्मीद सीरीज को फॉलो करके उसमें बैठते हैं, सीधी सी बात, और सिलेक्शन लेते हैं भाई साहब, सिलेक्शन लेते हैं। तो क्या सच में उम्मीद से सिलेक्शन होता है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका सिलेबस कितना है? पहला सवाल, आपने अपना सिलेबस कितना कवर किया जो है? वो स्टूडेंट जिसका अभी तक उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा, क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है? मैं नहीं बोलूंगा कि उसका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन इतना बोलना चाहता हूं उन स्टूडेंट को अभी तक नहीं पढ़ा ना भाई, लेकिन यदि तुमने उम्मीद ढंग से फॉलो कर लिया ना, ढंग से फॉलो कर लिया ना, तो तेरे नंबर 400 से 300, 400 300 नंबर आ जाएंगे। तो उससे क्या फायदा सर? उससे क्या फायदा? उससे क्या, देखो ला तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, वो इतने ला सकता है, लेकिन क्या उससे क्या फायदा? अरे भाई उससे फायदा बहुत है। तेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना आएगा कि तूने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, 3 महीनों के अंदर तूने इतना नंबर ले आया, तो सोचना अगले साल तेरा सिलेक्शन है। लेकिन 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 यहाँ पे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या वो स्टूडेंट जिसका सिलेबस 40%, जिसका सिलेबस 50%, जिसका सिलेबस 60%, जिसका सिलेबस 30% कवर है, क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है? गारंटी देता हूं 100% हो सकता है। सच में सर, इतना सिलेबस कैसे पढ़ाएंगे भाई? वो टीचर भी तो पढ़ाएंगे, वो टीचर भी तो पढ़ाएंगे सर, वो तो अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, हम तो एक स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा भाई। अब यार 12th में 11th में जितनी मिस्टेक्स हुई, एक साल जितना हुआ, अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपकी गलती थी, नहीं, मुझे पता है यार, मुझे पता है आप मीडियम स्टूडेंट थे, आप इतने हाईएस्ट पढ़ाकू नहीं थे, और आपके टेस्ट में मिस्टेक्स हुई, बैकलॉग आ गया, बट आपने पढ़ा तो है ना यार, तभी तो उम्मीद सीरीज को फॉलो कर, तभी तो मेरे वीडियो देख रहे हो। आपको सिलेक्शन तो चाहिए ना भाई, तो थोड़े बहुत सीरीज हो तभी तो इधर आए हो। तो भाई एक चीज समझाता हूँ, उम्मीद सीरीज से सिलेक्शन तो होगा, लिटरली सोच लो कि उम्मीद सीरीज से सिलेक्शन होगा यदि आपने ढंग से उम्मीद सीरीज को फॉलो कर ली। सवाल पूरा का पूरा पेपर उम्मीद सीरीज आएगा। तो भी देखो, अपने आप में वैसे तो उम्मीद सीरीज एक है ना, अपने आप में उम्मीद सीरीज क्या है पता है? अपने आप में उम्मीद सीरीज वैसे तो एक टाइम टेबल है, लेकिन तो भी मैं मेरा एक पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि इस टाइम टेबल से आपको चलना है। आपको उम्मीद सीरीज का टाइम टेबल है वही फॉलो करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, ताकि है ना आपका टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। देखो मैंने बोला ना 50% 40% आपका सिलेबस कवर है, उसकी बात करता हूं मैं। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है। सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करना है, उसमें वो चैप्टर लिखने, वो चैप्टर लिखने, वो चैप्टर, इस तरफ वो चैप्टर लिखने जो अभी तक आपके कवर है, मतलब आपके 100% कवर है कि यार ये चैप्टर है जो मेरे अच्छे तरह से करना है, उसको उम्मीद सीरीज में फॉलो नहीं करता है। टाइम बच गया ना? तो यार यही तो बात है, यही तो बात करने है। वो चैप्टर पकड़ना है जो मेरे अच्छे तरह से कवर है, उसको उम्मीद सीरीज के अंदर देखना ही नहीं है, टाइम बचेगा, ठीक है। अब वो चैप्टर को इस तरफ पकड़ना है जो अच्छे तरह से किए हुए, मतलब सॉरी, जो अभी तक नहीं पढ़े, जो डाउट है अभी तक नहीं पढ़े, वो चीज को फॉलो करना, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर सर इसकी क्या बात करते हैं, इसका थोड़ा टाइम टेबल बता दो। उम्मीद सीरीज को फॉलो करना, सबसे पहले क्लास को ढंग से देखना, फोकस के साथ क्लास को देखना है भाई। अभी जो हुआ वो हुआ, अभी नहीं, अभी रोने से कुछ नहीं होने वाला यार, रोने से कुछ नहीं होने वाला। अभी इस चीज को फॉलो करो, मौका है तुम्हारे पास यार। वो टीचर पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे आपको यार 3 महीनों के अंदर, तो अब 3 महीनों को पढ़ना ही तो है, पढ़ना ही तो है। तो क्लास को ढंग से देखना है, ठीक है। उसका रिवीजन अच्छे तरह से करना है। क्यों रिवीजन अच्छे तरह से, क्यों रिवीजन को बोल रहा हूं मैं? रिवीजन का आपको अच्छे तरह से क्यों बोल रहा हूं? आपको रिवीजन का मैं इसलिए अच्छे तरह से बोल रहा हूं कि 3 महीने लास्ट रिवीजन भी हो सकता है आपका, सीधी सी बात है, क्योंकि पूरा सिलेबस आप 3 महीनों के अंदर कवर करोगे। तो अच्छे तरह से का मतलब होता है अच्छी तरह से, ठीक है। फिर उसके डीपीपी सर वो देंगे, नहीं देंगे तो आप अभी 3 महीने तैयारी कर रहे हो, एक साथ से तैयारी करो, कुछ ना कुछ तो बुक होगी ना, वो सॉल्व करने, ठीक है। टेस्ट देखो भाई, टेस्ट देना है, और टेस्ट देना ही है। नंबर आएंगे कोई बात नहीं, जैसे नंबर आएंगे आएंगे, बस टेस्ट देना आपको। टेस्ट मेरे हिसाब से पीडब्ल्यू करवाएगा, लेकिन तो भी नहीं करवाए तो आपके ऑफलाइन टेस्ट सीट जाए वो देना है, ठीक है। फिर एंड, बस कुछ नहीं करना सर, इतने में हो जाएगा भाई, इतना कर ले 3 महीनों के, इतना ही हो पाएगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा, इतना ही हो पाएगा। क्या करना है, क्लास रिवीजन टेस्ट, क्लास रिवीजन और डीपीपी टेस्ट, क्लास रिवीजन डीपीपी टेस्ट, इतना ही कर लेना 3 महीनों की, इतना ही हो पाएगा। और इतना ही कर लेना तो ही आराम से मेडिकल कॉलेज के अंदर तो पहुंच ही जाएगा भाई। फिर सर ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी, बायो में क्या करना है सर? देखो मेरा पर्सनली बात करता हूँ, बायो में आपको सबसे पहले देखनी है क्लास,
ढंग से देखनी है, यस रिवीजन भी ढंग से करना है, ठीक है। फिर आना आपको रिवीजन पर, रिवीजन भी अच्छे से करना है। फिर आना पीवाईक्यू पर, डायरेक्ट एनसीईआरटी पर जंप नहीं करना है, पीवाईक्यू पर आना है, पीवाईक्यू पर आना है। फिर पीवाईक्यू करने के बाद आपको एनसीईआरटी पर आना है, एनसीईआरटी पर। उसके बाद डीपीपी, सर डीपीपी तो आपने छोड़ दिया, डीपीपी नहीं करनी है, मेरा ओपिनियन है कि डीपीपी नहीं करनी है। तो सर एनसीईआरटी को क्या करना है, क्लास ढंग से देख ली, रिवीजन अच्छे से कर लिया, ठीक है। फिर पीवाईक्यू करने, जब फिर पीवाईक्यू के बाद जब एनसीईआरटी पर आते हो ना, तो एनसीईआरटी को देखना है और क्वेश्चन बनाने, खुद बनाने, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप डीपीपी करो और डीपीपी फिर क्वेश्चन करो, ऐसे नहीं है। आपको एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो आपको कम टाइम है, इसलिए बता रहा हूं भाई यार। ये एनसीईआरटी को पढ़ते हो ना, तो आप दिमाग में ये होना चाहिए आपके, क्योंकि सबसे यार ज्यादा एनसीईआरटी बायो की है, और बायो की एनसीईआरटी यार मतलब यही नंबर दिलाएगी तुम्हें। तो एनसीईआरटी जब पढ़ते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा इस लाइन से पीवाईक्यू आया था, ये से आता है, ये से आता है, और एनसीईआरटी की एक एक पैराग्राफ को उठाओ और वहां से क्वेश्चन बनाओ। सो इतना थोड़ा टाइम है भाई, इतना तो है टाइम। 4 घंटे से 5 घंटे की क्लास चलेगी, और एक एक दिन में आपको ये करना है। उठाओ और हर पैराग्राफ से क्वेश्चन उठाओ कि अच्छा ये पीवाईक्यू आया था, अब की बार कैसा क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। सर ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा भाई, अच्छी तरह से एनसीईआरटी रीडिंग होगी, और जब एनसीईआरटी अच्छी तरह से रीडिंग होगी ना, तब जाके नंबर आएंगे। इसलिए मेरी बात तो डीपीपी मत करना, एनसीईआरटी की लाइन से आप खुद क्वेश्चन उठाना, खुद क्वेश्चन उठा रहा हो कि अच्छा इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सच हो सकता है क्या, अरे आराम से हो सकता है, हो सकता है। तो थैंक यू सो मच यार, उम्मीद सीरीज को फॉलो करोगे, आप डॉक्टर जरूर बनोगे। विश यू ऑल द बेस्ट।